Good morning, students. So we were studying about the key features of Indian Constitution. In last video, we had discussed about federalism and parliamentary form of government. Now, in this video, we will discuss about the two important key features of Indian Constitution, that are separation of powers and fundamental rights. In fundamental rights, we will include directive principles of state policy also. Now, first of all, we will discuss about the separation of powers. Now, as per Indian Constitution, there are three main organs of Indian Constitution, that are legislature, executive and judiciary. We will study about them one by one. Let's start with legislature. What do you mean by legislature? लेजिस्लेचर, जैसा हमने पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि द रिप्रेजेंटेटिव्स विच आर सेलेक्टेड बाय द पीपल बाय वोटिंग रिप्रेजेंट द पीपल और कम्युनिटी इन पार्लियामेंट. सो दिस फॉर्म या दिस ऑर्गन इज कॉल्ड लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है उसका काम क्या होता है? टू मेक द लॉज, कानून बनाना जो कि देश के हित में हो और देश के नागरिकों के हित में हो. नाउ द सेकंड ऑर्गन इज एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के अंदर आता है हमारा, सबसे पहले तो इनको देखते हैं इनका काम क्या होता है. जो लॉज लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा बनाए जाते हैं, जो कानून बनाया जाता है, जो कानून पास किया जाता है, एग्जीक्यूटिव जो ब्रांच होती है या एग्जीक्यूटिव असेंबली जो होती है या एग्जीक्यूटिव जो ऑर्गन होता है, उसका काम होता है इन लॉज की रक्षा करना, या जो नागरिकों के लॉज हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा बनाए गए हैं उनका पालन करवाना. अगर उन लॉज के खिलाफ कोई काम कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना. इसके अंदर शामिल होते हैं आपके, जैसे आपने सुना होगा, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, जो भी हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं वो सब उनका काम होता है. पुलिस विभाग जो है, ठीक है, रेलवे में ऑफिसर्स होते हैं, हर एक विभाग में जो ऑफिसर्स होते हैं ये सब किसके अंदर आते हैं? एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर आते हैं, या एग्जीक्यूटिव जो ऑर्गन है हमारा पार्लियामेंट का उसके अंदर आते हैं. इनका काम है जो लॉ बनाए गए हैं लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा उनका पालन करवाना. थर्ड जो ऑर्गन है वो है जुडिशरी. जुडिशरी, जैसा आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, जुडिशरी का काम होता है सभी को जो कानून बनाए गए हैं उस कानून के आधार पर न्याय करना. यदि किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है, कोई व्यक्ति किसी के अधिकारों का हनन करता है, तो वो व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कहाँ? कोर्ट में जा सकता है, जुडिशरी की हेल्प में जा सकता है और जुडिशरी उसको न्याय दिलवाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से तीन ऑर्गन्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. अब रही बात इनकी पावर्स की, तो हर एक की अलग अलग पावर्स होती है. लेजिस्लेटिव असेंबली की अलग पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव की अलग पावर्स हैं और जुडिशरी की अलग पावर्स हैं. कोई भी एक ऑर्गन अपनी मन मर्जी ना कर सके, इसलिए सभी की पावर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है और हर एक ऑर्गन को ये अधिकार दिए गए हैं कि यदि कोई दूसरा ऑर्गन किसी तरह की मनमानी करता है या अपने अधिकारों का गलत उपयोग करता है तो उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं. तो इस तरीके से देयर पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. So there is a balance of power between these three organs. Now let's proceed to the next key feature, that is fundamental rights. Fundamental rights, जब जैसा हमें पता है कि भारत बहुत सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, तो उस समय क्या हुआ कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उनके दिमाग में एक ही बात थी कि जिस प्रकार अंग्रेजों के राज में भारतीयों की सुनी नहीं जाती थी, उनके खिलाफ जो अत्याचार किए जाते थे, कहीं ऐसा ना हो कि जब देश आज़ाद हो जाए तो इसी तरह की कुछ बातें आज़ाद भारत में भी ना हो, कि कहीं किसी व्यक्ति के बारे में उसके अधिकारों का हनन हो, उसके कहीं ऐसा लगे कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है. तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल राइट्स निश्चित किए गए सभी व्यक्तियों के, जो कि उनके अधिकारों को दर्शाते हैं. और ये सभी के लिए, किसी भी धर्म का हो कोई व्यक्ति, किसी भी प्रांत का हो,
ठीक है, सभी के लिए समान अधिकार है ये फंडामेंटल राइट्स। तो कौन कौन से राइट्स हैं जो इस आपके जो फंडामेंटल राइट्स है उसके अंदर आते हैं, आपको बताता हूँ वन बाय वन। इनके बारे में विस्तार से हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एक बार इनको गो थ्रू हो जाते हैं कौन कौन से राइट्स हैं जिसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हो अगर आपके किसी भी राइट का हनन होता है या कोई आपके किसी राइट को रोकता है। तो इनमें पहले आता है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में सभी एक समान है, चाहे किसी भी धर्म का हो आदमी, चाहे किसी भी लिंग का हो, चाहे किसी भी प्रजाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। इसके बाद राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का मतलब क्या है कि कोई किसी को गुलाम बना के नहीं रख सकता, और जो स्वतंत्रता का अधिकार है, सभी स्वतंत्र हैं, सभी स्वतंत्रता से अपना जो भी काम करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके बाद आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। एक्सप्लोटेशन मीन्स यदि कोई किसी को एक्सप्लोट कर रहा है। एक्सप्लोइट मीन्स क्या होता है, किसी के अधिकारों का हनन कर रहा है या उसको उसके काम में बाधा डाल रहा है, तो आप उसके खिलाफ आगे शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जैसा हमें पता है कि भारत के अंदर बहुत से धर्मों के लोग रहते हैं, तो हर एक व्यक्ति को अपने धर्म की पालन करने का, अपने धर्म की सेवा करने का अधिकार है, और कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स के अंदर आता है आपका कि किसी भी धर्म विशेष के व्यक्ति अपनी कल्चर को मेंटेन करने के लिए उससे रिलेटेड जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो खोल सकता है। तो ये सब आता है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स के अंदर। उसके बाद आता है जो सबसे मेन है, इन सभी जो राइट्स हैं आपके, उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए एक जो राइट आपको दिया गया है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब इनमें से किसी भी आपका जो राइट है उसका यदि हनन होता है, किसी भी प्रकार से कोई उसके खिलाफ काम करता है, तो आप कोर्ट में उसके अधिकार के लिए आप जा सकते हैं। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स थे। इसके अलावा कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज भी हैं, जिनको इनके अंदर क्या आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंदर आता है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है जो भी कानून पास करती है वो इसका एक खाका है ये, ठीक है, कि इस जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इसके अंदर इसकी सीमा में रहते हुए ही वो कानून हम पास कर सकते हैं। तो ये भी कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं। इसके अलावा आते हैं आपके फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, हमें जैसे अधिकार दिए गए हैं तो हमारा कुछ कर्तव्य भी बनता है अपने देश के लिए, वो सब आते हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर। तो ये भी की फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। सो स्टूडेंट्स, इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।